फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम लाए हैं घटना चक्र जो हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान, जिसका आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। क्या है? ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82 एवं बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ग्रहों के गति संबंधी केप्लर के नियम। जर्मन खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसमें से प्रथम नियम हो गया, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। द्वितीय नियम हो गया, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान या समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F इतना हो जाता है m1 बाय r स्क्वायर। F इक्वल टू हो जाता है g m1 m2 बाय r2, जहाँ g अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, दूसरी r मीटर में तथा द्रव्यमान m1 व m2 किलो में है तो g का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम होगा। प्रयोगों द्वारा g का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम ज्ञात किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी छोड़ी जाती है तो
तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है। अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस कारण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है स्मॉल जी इक्वल टू हो जाता है GME/RE। जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और ME का होगा पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, RE से होगा पृथ्वी का त्रिज्या। स्पष्ट है कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। उपग्रह की कक्षाएं 4। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में भी चाल में परिक्रमण करता है तो उसे उपग्रह पर अभिकेंद्र बल चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल की अभिक्रिया बल है अतः GMEm/2 और m भी इक्वल टू r। तो यह हो जाएगा। सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आती है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटता है। ये तो क्वेश्चन में था, अभी नहीं है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान ME पृथ्वी की त्रिज्या हो जाता है RE तो पलायन वेग भी इक्वल टू हो जाता है 2GM/RE।
जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो जी इक्वल टू GME/RE, और GM इक्वल टू हो जाता है GRE, भी इक्वल टू हो जाता है 2GRE² ये हो जाता है आपको। गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी इक्वल टू हो जाता है 9.8 मीटर सेकेंड हो जाता है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है आर ई इक्वल टू हो जाता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर का मान रखने पर वो बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 से 2 किलोमीटर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग हो जाता है VE हो तो VE इक्वल टू हो जाता है √2VO। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। सरल आवर्ती गति। जब कोई कण अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति के ही उदाहरण हैं। सरल लोलक यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारतीय डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो उस प्रकार बना हुआ या निकाय सरल लोलक कहलाती है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं। यदि व्यावहारिक सरल लोलक है, धातु के गोले को गोलक कहते हैं तथा निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तट की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे T इक्वल टू हो गया 2 पाई √IG, जहाँ सरल लोलक की प्रभावी लंबाई G गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल टी लोलक की प्रभावी लंबाई 1 के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप, जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो G का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। अनंत लंबाई के
सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाता है 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं। यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। सेकंड लोलक, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। अब क्या है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये बताया था आपको, ब्रह्मगुप्त ने बनाया था ब्रह्मगुप्त ने बनाया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ब्रह्मगुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्रीय थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसके उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपको, न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होती है। F हो गया बल, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान हो जाता है और m2 हो जाता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी हो जाती है। g हो गया गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? क्योंकि ये गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा। अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा। तो ये हो जाएगा सी, अधिक अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिरती है?
क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा का मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है। इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, क्या होता? तो ये हो जाता आपको अब जितना है उसका चौथा भाग। माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी हो गया r है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 G ms me इतना हो जाता है। मतलब ms का मतलब होता है सूर्य का द्रव्यमान, me का मतलब हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, g से हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो ऐसा, तो ये हो गया। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? तो अपरिवर्तित होती है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा आपको लकड़ी लोहा मोम सभी ही पहुंच जाएंगे, सभी साथ में पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेंगी। दो गेंदें A तथा B क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 1 किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये कौन सा सही होगा? तो ये C सही होगा। भूमि पर दोनों A और B एक साथ पहुंचेंगी।
दोनों गेंदें ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है। अतः उसकी हाइट हो गया 20 मीटर और प्रारंभिक वेग हो गया उसका u हो गया 0। गति समीकरण हो गया गुरुत्वाधीन गति के लिए v इक्वल टू हो जाता है u इक्वल टू प्लस हो जाता है 2gh। मतलब ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए, चूँकि दोनों गेंद के लिए ऊंचाई हो जाता है v समान है तथा अंतिम वेग का सूत्र हो जाता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2gh हो जाता है। गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण क्या है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारक कथन को सही स्पष्ट करता है नहीं। तो ये हो जाएगा आपको कथन सही है परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्तित्व का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये हो गया आपको ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेपण बल। गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो ये हो गया आपका ए में है। विराम अवस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्ण गिरते हुए पिंड के लिए S इक्वल टू हो जाता है ½ समीकरण उपयुक्त है। जो एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अपना आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है अधस्थ तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। तो ये हो गया आपको सी। देख लीजिए, प्रारंभिक चाल हो गया u,
गति का समीकरण हो गया S=UT प्लस हाफ 1/2, इसको ऐसा किया तो हो गया। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ये C होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान में प्रतिशत परिवर्तन dg/g इंटू हो जाता है इतना। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको d बढ़ जाता है ना। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान हो जाता है 980 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलो है। गुरुत्व जनित त्वरण GE 10 मीटर से अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो गया 100 किलोमीटर। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता होती है, किसमें होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम है? तो ये हो गया आपको, ये हो जाता है रेडियम का हो गया मैडम क्यूरी, पेंसिलिन का हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, एक्सरे का हो गया WK रोएंटजेन और चेचक का हो गया एडवर्ड जेनर। रेडियम तत्व का खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की। एक्स किरण की खोज 1895 में बिल हेल्म ने की थी। एडवर्ड जनरल ने 1796 में की चेचक की टीका का खोज। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने कक्ष से पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका A।
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किसमें? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसी निम्न में से किस कारण से होता है? तो यह होता है आपको केंद्राभिमुखी बल के कारण। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्रक बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो गया आपको ए हो गया, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। चार आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार हो गया w है तथा लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया ma न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा w माइनस mg m हो गया, फिर w = mg + m हो गया। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से स्पष्ट की और
जाने पर व्यक्ति को अपने भार डब्लू के बढ़ने का अभाव होगा। इसलिए विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का अभाव होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण ए ऋणात्मक हो जाएगा। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सरल लोलक का आवर्तन हो जाता है T हो गया 2√I/G हो गया, जहाँ लोलक की लंबाई गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो ये हो जाता है, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। फलस्वरूप उसका प्रदोलन आवर्त कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्रारंभ करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको C हो जाएगा। 1, 2 और 4। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण शून्य होता है। वेग अधिकतम होता है। गति ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंतबिंदुओं चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वेग शून्य होती है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कैसे? तो शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी गति से चलती है, क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी की ओर
गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर मीटर सेकंड से वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो ये हो गया आपको डी हो गया। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्यम मूल वेग से कम होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर से है तथा धरती पर पलायन वेग हो जाता है 11.2 किलोमीटर सेकंड से। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।